मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। सूरत की कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह कानूनी तौर पर गलत फैसला है, हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ज्यादातर मामले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज करवाए हैं। मैं समझता हूं निराशाजनक जरूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये जितने और केसेस की बात होती है, उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहां से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील, एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे, और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। वहीं बीजेपी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं एक खानदान में पैदा हुआ है और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं, चले जाते हैं जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के पास, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बाकी तो मैंने सब उनके गिनाया ही। तो आज का निर्णय गुजरात हाईकोर्ट का स्वागत योग्य है। तो ये जो फैसला यहां पर आया, एक बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को इसको देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन और आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, पहले मैं आपके पास यहां पर आना चाहूंगा। ये जो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है, ये एक बड़ा झटका यहां पर माना जा रहा है राहुल गांधी के लिए, और बीजेपी कह रही है राहुल गांधी होमवर्क अपना नहीं करते हैं। कांग्रेस क्या कह रही है इस पर? की बात है, उनका ये कहना है कि ज्यादातर उनका ये कहना है कि राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हैं। खास तौर से जो कांग्रेस के वकील भी हैं, प्रवक्ता भी है, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो उनके खिलाफ केस किया गया राहुल के मामले में, उसमें ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो, उसमें कई सारे वो गिना रहे हैं कि उनके हिसाब से वो सही नहीं है, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, बहुत जल्द चुनौती देंगे। और उनमें कहना है कि कई सारे त्रुटिपूर्ण फैसलों का उन्होंने उसका जिक्र किया। जैसे उनका मानना है कि उसे वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी को लेकर कहा गया बयान का हवाला दिया गया है, और वो उस पर कोई जीरा नहीं हुई है। उनका ये कहना था कि लास्ट दिन जो है, अंतिम दिन हाईकोर्ट में उसको लेके जो वकील थे दूसरे पक्ष के, उन्होंने उसका जिक्र भर किया और उसका जजमेंट में जिक्र किया गया है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए। तो उनका ये कहना है कि फैसले से वो सहमत नहीं है, और ये जानबूझकर उनका ये कहना है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि जो याचक हैं उनकी इसमें कोई मानहानि नहीं हुई है। और बार बार जो एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी का दिया जा रहा है, उनका ये कहना है कि इससे कोई उनकी मानहानि नहीं हुई है और वह याचिकाकर्ता भी नहीं है।
तो उनका ये कहना था कि ये जो फैसले हैं वो सही नहीं है और यही वजह है कि इसका जो है वो कोर्ट में चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारे जो गलत जो किए गए इसको सही ठहराएगा, सही चीज से करेगा और न्याय के फैसले पर उन्हें पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर। जी शुक्रिया राजीव आपका सब जानकारी के लिए। तो कांग्रेस अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है ये भी आप देखिए। दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है बल्कि एक अपवाद है। और आशीष भार्गव से समझते हैं और ज्यादा इस मामले को लेकर। आशीष, और क्या कुछ कहता है गुजरात हाईकोर्ट? जी देखिए, गुजरात हाईकोर्ट का बहुत लंबा चौड़ा फैसला, करीब 125 पेजेस का यह फैसला है। हाईकोर्ट ने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि जो वो फैसला दे रहा है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि जो निचली अदालत ने स्टे कन्विक्शन पर जो स्टे नहीं लगाया वो पूरी तरह से सही था, उचित था और कानूनी था। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि वो एक न केवल देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं बल्कि एक सांसद भी रहे और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है लोगों के प्रति कि वो समाज के सभी वर्गों का मान सम्मान करें और किसी को ठेस न पहुंचाए और वो जो कहते हैं उसका दूर तक मैसेज जाता है। और आज इलेक्ट्रॉनिक जमाने में ये संदेश दूर तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनको और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह रहना चाहिए था, ये उनका कहना है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि ये एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी ने जो कहा कि राजनीतिक भाषण में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं, तो ये एक नैतिक भ्रष्टाचार भी है, ये उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ कहा है कि करीब 10 मामले उनके खिलाफ लंबित हैं। प्रधानमंत्री के दल के जो उम्मीदवार है उनके लिए इस तरह के शब्द ये बात इसलिए की गई ताकि प्रधानमंत्री का जो दल है उनका जो उम्मीदवार है उसके चुनाव पर उसका असर पड़े, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा है हाईकोर्ट ने कि वीर सावरकर के बारे में भी इस तरह से उनकी बात कही गई, जो एक शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हुई है, तो ये बार बार ऐसा करते हैं ये बताया गया और इसलिए वो किसी भी राहत और रियायत के हकदार नहीं है। बहुत सारा लंबा चौड़ा ये जजमेंट है और निश्चित तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। बहुत बड़ी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से रहेंगी क्योंकि जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो लीगल बैटरी है उनका ये मानना है कि ये जजमेंट जो है, ये जो फैसला है, ये कहीं कानून में टिकेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये एक तरीके से मेरिट से भी आगे चला गया है और इतनी चीजें बातें की गई हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने की उम्मीद भी रहेगी और ये आखिरी उम्मीद होगी क्योंकि इसके बाद अपील कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है आगे। जी बिल्कुल आशीष, लेकिन इस तरह के मामलों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आप ये समझाइए दर्शकों को भी, क्योंकि जो अब काफी चीजें अब आगे आ चुकी हैं इस मामले में। कांग्रेस के जो तर्क हैं यहाँ पर उनको लेते हुए भी जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही ज्यादातर केस दर्ज करवाए हैं और राहुल गांधी क्या एक नेता के तौर पर दिए गए बयान जो है वो कुछ अलग होते हैं, इसका कुछ फायदा मिल सकता है? जी देखिए, यहाँ पर ये कांग्रेस की अपनी दलील है, ये इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि किस तरीके से बैठेगा, लेकिन ये बात ठीक है जिस तरह का फैसला आया वो निश्चित तौर पर चुनौती देने वाला फैसला है। क्योंकि आप अगर इस फैसले को पूरी तरह से देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये जो फैसला है ये एक तरह से ये इस दिशा में जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपराध किया है, जबकि ये ट्रायल अभी पेंडिंग है। यहाँ पर सिर्फ स्टे कन्विक्शन की बात हुई, तो कहीं ना कहीं इस हाई कोर्ट के फैसले का असर निचली अदालत पर भी पड़ेगा जो मेरिट पर फैसला जिसको देना है। और अगर एक बड़ी कोर्ट जब कोई धारणा बना लेती है तो छोटी कोर्ट का फैसला उस धारणा के इर्द गिर्द घूमता है, जिसको हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं लीगल भाषा में। तो निश्चित तौर पर यह फैसले को चुनौती दी जाएगी। कई चीजों में जो अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही सटीक बात कर रहे थे कि ऐसे फैसलों में अक्सर हमने देखा है कि बड़े जो अदालतें खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट काफी राहत रियायत देता, उसका रुख दृष्टिकोण अलग होता है, क्योंकि ये वो क्राइम नहीं है, ये वो अपराध की श्रेणी नहीं है जिस अपराध को जघन्य माना जाता है, जिस अपराध को समाज के प्रति अपराध माना जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में खुद राहुल गांधी भी आए थे, डिफेमेशन को ये चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं था और आपराधिक मानहानि को बरकरार रखा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरे की मानहानि के बीच एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए। तो जो आपने बोला है उसको आप इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर किसी के सम्मान, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, प्रतिष्ठा को, तो निश्चित तौर पर चाहे वो नेता हो या आम आदमी, कानून सबके लिए बराबर है। और चाहे वो राजनीतिक भाषण हो या आम आदमी बोलता है, उसमें कानून कभी कोई फर्क नहीं करता है। तो अदालत जो है वो कानून के फैक्ट पर अपना फैसला देती है, ना कि ये देख करके सामने वाला नेता चुनावी भाषण दे रहा है या कोई आम आदमी है। जी
शुक्रिया आशीष आपका इस सब जानकारी के लिए। तो मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ जो मानहानि केस है उसमें राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी यहां पर झटका लगा है और अब कांग्रेस इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात यहां पर कर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। बालटाल और पहलगाम में यात्रियों को रोका गया है और यात्रा के मार्ग में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहां पर फिलहाल के लिए फैसला लिया गया है। खराब मौसम को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोका गया है और बालटाल और पहलगाम में यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे उनको रोका गया है। नीता शर्मा हमारी सहयोगी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, बताइए क्या हालात हैं वहां पर? तविश, ये अमरनाथ यात्रा जो है वो अभी टेम्परेरीली सस्पेंड की गई है, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो है वो बारिश जो है वो हो रही है, कई जिलों में हो रही है, जिससे कल से चलते ये जो यात्रा है टेम्परेरीली सस्पेंड की गई है। जो यात्रा कोई भी अब जो दर्शनार्थी है उसे अब केव की तरफ जाने से मनाही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, पिछले कुछ घंटों में भी देखा है, सुबह सुबह काफी तेज वहां पर बारिश हुई थी, जिसके चलते ये जो यात्रा है दोनों साइड बालटाल रूट से और पहलगाम रूट से रोक दी गई। अभी तक ये 8वां जो बैच है पिलग्रिम्स का, जिसमें 7010 लोग थे, वो ट्विन बेस कैंप बालटाल और पहलगाम से निकले थे और जिन्हें रोक दिया गया है। यात्रा अभी शुरू हुई है, 31 अगस्त से ये शुरू हुई है, लेकिन क्योंकि इस साल जो मौसम है वो गड़बड़ ज्यादा हो रहा है, जिसके चलते बीच बीच में इसे सस्पेंड किया जा रहा है। 2 रूट्स हैं, बालटाल का रूट है, पहलगाम का रूट है। पहलगाम का लंबा रूट है, बालटाल का छोटा रूट है, लेकिन अभी दोनों ही रास्तों से ये जो यात्रा है टेम्परेरीली सस्पेंड की गई है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये हिदायत दी गई है कि कोई भी यात्री जो है वो ट्रैक्स पे ना रहे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि जो ट्रैक्स में भी कई बार जो भूस्खलन के जो कई किस्से होते हैं, हमने ऐसा केदारनाथ में भी देखा, जिसके चलते जो है मौसम के चलते कई जो एक्सीडेंट्स हैं वो होते हैं। उसे प्रिवेंट करने के लिए ये जो यात्रा है टेम्परेरीली सस्पेंड की गई है। तबिश, आपका सब जानकारी के लिए। तो खराब मौसम को देखते हुए फिलहाल टेम्परेरीली जो यात्रा है उसको रोका गया है यहाँ पर, क्योंकि बारिश वहां पर हो रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन सबको ध्यान में रखते हुए फिलहाल के लिए इस यात्रा को रोका गया है यहाँ पर। से निवेदन है कि करतल ध्वनि के माध्यम से इन गर्मामयी पलों का तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेनों को यहाँ पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। तो पीएम मोदी आपको बताएं, जैसे कि आप जानते हैं इन 2 दिनों में, आज और कल में 4 राज्यों का दौरा कर रहे हैं और आज उत्तर प्रदेश में वो हैं और उत्तर प्रदेश में इससे पहले गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में उन्होंने शिरकत की और अब वंदे भारत एक्सप्रेस को यहाँ पर वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति के साथ आरामदायक यात्रा करने की वंदे सुविधा भारत ट्रेनों प्रदान के बारे में आप करेगी। जानते हैं, ये जो ट्रेनें हैं इसमें खास सुविधाएं जो हैं वो हैं, तेज रफ्तार की ट्रेनें हैं, आधुनिक तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है और लगातार अलग अलग शहरों में इन ट्रेनों को जो है वो शुरू किया जा रहा है। और पीएम मोदी आज यहाँ पर 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। लखनऊ गोरखपुर के लिए वंदे भारत यहाँ से चल रही है और इसी तरह अलग अलग जगहों पर इन ट्रेनों की सुविधा जो है वो दी जा रही है। पीएम अपनी बात में भी इन चीज़ों का जिक्र करते हैं कि ये किस तरह से लोगों के काम आ रही हैं। ट्रेन का सफ़र बहुत लोग जो है ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और अब ये जो यात्रा है ये और ज़्यादा
सुविधाजनक इन ट्रेनों के बाद जो है वो होती जा रही है। जिस तरह की सुविधाएं वंदे भारत ट्रेन में दी गई हैं और एक एक करके कई शहरों को जो है वो इस ट्रेन की सुविधा दी जा रही है और अब लखनऊ गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन को यहाँ पर हरी झंडी पीएम दिखा रहे हैं। सभी अतिथियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप तो 2 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी यहाँ पर जो है वो पीएम की तरफ से दिखाई गई है और यहाँ पर भी लखनऊ गोरखपुर रोड पर अब लोगों को इस ट्रेन की सुविधा जो है वो मिलेगी। ये जो ट्रेन है इसमें कई तरह की खास सुविधाएं जो है वो होती हैं। नई ट्रेन है और तेज़ रफ्तार से भी चलती है, तो अब इस रूट पर जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर ये वंदे भारत ट्रेन की सुविधा उपलब्ध होगी। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताएं कि चुनावी राज्यों में बीजेपी ने प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति जो है वो की है और यहाँ पर जिन राज्यों में अब चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। और आपको बताएं जो ये बदलाव हैं उसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी राजस्थान के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। गुजरात के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल और हरियाणा के नेता कुलदीप बिश्नोई सह प्रभारी यहाँ पर होंगे और ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सह चुनाव प्रभारी यहाँ पर हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी हैं और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सह चुनाव प्रभारी यहाँ बनाए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर तेलंगाना के चुनाव प्रभारी हैं और केंद्रीय महासचिव सुनील बंसल को यहाँ पर सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। तो ये नियुक्तियाँ जो है वो की गई हैं। रवीश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। रवीश, बताइए इनके बारे में। आज देखिए एक बहुत बड़ा फेरबदल संगठन में हुआ है क्योंकि ये जो चारों राज्य हैं इसमें अभी विधानसभा का चुनाव होना है और उसके मद्देनजर कई दिनों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी कई अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनको संगठन में नई जिम्मेदारियां दे सकती है। तो वही हुआ कि प्रहलाद जोशी आप देखिए कि ये भी केंद्रीय मंत्री हैं, इनको राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है, जबकि जो छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी बनाया गया है वो मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको बनाया गया है। मध्य प्रदेश में देखिए भूपेंद्र यादव जो प्रभारी हैं और अश्विनी वैष्णव ये दोनों ही मिनिस्टर हैं और इनको अब यहाँ से मध्य प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश के संगठन के बारे में खबरें आ रही थी कि चुनाव के मद्देनजर जहां जहां पर कमजोरी है वहां पर बीजेपी क्या करेगी। तो एक नई रणनीति के तहत बीजेपी ने अपने आप देखिए कि 4 जो मिनिस्टर हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको जो है वो संगठन में नई जिम्मेदारी सौंपी है। तेलंगाना में प्रकाश जावड़ेकर को चुनाव प्रभारी बनाया है, जबकि सुनील बंसल पहले से ही तेलंगाना में सह प्रभारी थे तो वो अपनी जगह पर सह प्रभारी बने हुए हैं। लेकिन ताबिश ये एक बड़ा फेरबदल है। अभी आपने देखा कि जी किशन रेड्डी जो कि कैबिनेट के यहाँ मिनिस्टर हैं उनको भी तेलंगाना भेजा गया और बाकायदा उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है। तो अभी 4 राज्यों के अभी आज ये नामों की घोषणा हुई है। 2 और राज्यों के संगठन में भी फेरबदल की तैयारी अभी चल रही है। कुछ दिन में हो सकता है कि उनके भी नए नाम आए। तो और लगातार 3 दिनों से आप देखिए कि कल गुवाहाटी में जो है वो बीजेपी के संगठन की बैठक हुई थी जिसमें कि पूर्वी क्षेत्र जो कि बीजेपी के हैं उन राज्यों के संगठन की बैठक हुई थी। आज अभी तक सुबह 10 बजे से लगातार दिल्ली में उत्तरी क्षेत्र के संगठन की बैठक चल रही है और खुद जेपी नड्डा मौजूद हैं, बीएल संतोष जो कि संगठन मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो राजस्थान के मद्देनजर वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद हैं, सीपी जोशी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जब ये बैठक चल ही रही है तब राजस्थान के भी जो चुनाव प्रभारी हैं उनको जो है वो प्रहलाद जोशी को बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी की एक कोशिश है कि संगठन में जहाँ जहाँ पर कोई शिकायत आ रही है या कहीं पर कमजोरी है या संगठन को और ज़्यादा मजबूत करना है तो वहाँ पर दिल्ली के 4 कैबिनेट मंत्रियों को भेजा जा रहा है ताकि संगठन और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त हो। क्योंकि ये जो चारों राज्य हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ये बहुत ही अहम राज्य हैं और इनमें अभी चुनाव विधानसभा का चुनाव है। तो इसी के मद्देनजर बीजेपी
की एक कोशिश है कि मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में तो उसकी सत्ता अभी भी बीजेपी की है, तो यहाँ पर और ज़्यादा उसको मजबूती चाहिए, क्योंकि सत्ता में होने के अपने एक सियासी नुकसान है, तो उस कैसे नुकसान की भरपाई सियासी फायदे में की जाए। तो इसके लिए आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 2 कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को प्रभारी और अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। जी शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए। तो संगठन में बड़े बदलाव जो है वो किए गए हैं। चुनावी राज्यों में बीजेपी के प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति जो है वो की गई है, और ये जो बदलाव हैं ये हम आपको यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। और जैसे कि रवीश बता रहे थे, और कई राज्यों में भी ऐसी चर्चा है कि बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं।